हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 27 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। प्लस साथ में हमारा टारगेट रहेगा कि एट द एंड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी जो है वो डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे टारगेट या अप्रोच की। तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारा फोकस जो है वो क्विक रिवीजन की तरफ है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो PIB प्लस ऑल इंडिया रेडियो को जब हम जो फॉलो कर रहे हैं। और हमारा साथ के साथ में टारगेट रहता है PYQs पर भी। आप चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन टेलीग्राम। यूट्यूब पर अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की वीडियोस आपको मिल जाएगी, जिसमें हम 1 ईयर का करंट अफेयर और सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर चुके हैं। प्लस साथ में टेलीग्राम पर आपको जो है वो PDF फाइल्स मिल जाएगी और वहाँ पर भी जो है वो डेली MCQs होते हैं, आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी है, इन ये जो है वो हमारे जो है वो एक कोर विंग्स है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके 3 इंपॉर्टेंट कोर पिलर्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी है, तो उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। ठीक है, और सेकंड उन्होंने कहा है कि दे हैड टू फंक्शन इन टेंडम। ठीक है, उन्हें एक साथ मिलकर जो है वो काम करना चाहिए, ताकि हम जो है वो जो इंडिया का जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है उसको और जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो पॉपुलराइज करें। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी साथ के साथ में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है इसको हम कहाँ से लेकर आए हैं? USA से। USA से हम जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस को लेकर आए हैं, लेकिन एज एन वाइस प्रेसिडेंट ये काम नहीं करते। इनका जो मेन काम रहता है, ठीक है, या तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस में नहीं होंगे तब ये प्रेसिडेंट बनेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट, या फिर इनका जो काम रहता है वो रहता है एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 63 लिंक करता है। इसमें कहा जाता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, जो कि अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। ठीक है, आर्टिकल 65 में कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस और ड्यूटीज़, ठीक है, जब जो है वो प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं है, ठीक है, वो वैकेंट है। आर्टिकल 66 में अगर हम बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कौन कौन कंसिस्ट हो रहा है? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को जो वो इलेक्ट किया जाता है। आर्टिकल 67 में अगर हम बात करें तो ऑफिस के बारे में बताया गया कि ऑफिस जो 5 साल के लिए जो है वो होल्ड करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब एक बार इलेक्ट हो जाते हैं। आर्टिकल 68 में अगर हम बात करें तो प्रोविजंस यहाँ पर रिलेटेड है टर्म एंड वैकेंसी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 69 में बताया गया ओथ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवाते हैं। रिज़ाइन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको रिज़ाइन देते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस आर्टिकल 70 के बारे में हमें याद रखना है कि यहाँ पर कहा गया है कि जो डिस्चार्ज करते हैं फंक्शंस, प्रेसिडेंट के फंक्शंस को इन एनी कंटिजेंसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 71 के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी मैटर और डिस्प्यूट रहता है रिलेटेड टू द, ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दैट इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 71। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और एग्जाम में पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइम, तो दैट्स वाई हमारे लिए काफ़ी जो है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट भी जो है वो जो न्यूज़ है वो लिंक करती है जुडिशरी के साथ ही। तो यहाँ पर जो है वो जो भी हमारे प्रेजेंट टाइम पे CGI है, ठीक है, CGI संजीव खन्ना, उन्होंने कहा है, उन्होंने प्रेज़ किया है इंडियन जुडिशरी का डायरेक्ट कनेक्शन विद पीपल, जुडिशरी का डायरेक्ट कनेक्शन विद पीपल। और हम इसको एक और वे में समझ सकते हैं कि लोगों का विश्वास जो है वो स्टिल अभी जुडिशरी में है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं। प्लस हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, जो हमें इसमें एक पॉइंट याद रखना है और जो आर्टिकल हमें याद रखना है दैट इज़ आर्टिकल जो आजकल न्यूज़ में भी चल रहा है काफ़ी, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेट करता है जुडिशरी को फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से जो अलग करता है दैट इज़ आर्टिकल 50। ठीक है, ये याद रखना है। प्लस साथ में आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव तीनों पिलर्स होते हैं। और आजकल जुडिशरी रिलेटेड जो जो आर्टिकल न्यूज़ में चल रहे हैं, आर्टिकल 124 जिसमें अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्लस साथ में आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है कि कॉलेजियम सिस्टम भी जो है वो आजकल न्यूज़ में चल रहा है, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन
एक ये कुछ टर्म्स है जो न्यूज़ में चल रही है। और इन हाउस कमेटी अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये भी न्यूज़ में थी, और इसके रिगार्डिंग भी हमने एक एडिटोरियल जो है वो अलग से कवर किया है, आप चेक कर सकते हैं उसको। उसमें पूरा डिस्कस किया है कि इन हाउस कमेटी होती क्या है, प्लस साथ में इसका काम क्या रहता है, और क्या रिकमेंडेशन जो है वो रह सकती है कि जुडिशरी को हम और इंडिया जो है वो और अकाउंटेबल या फिर अगर हम तो और इफेक्टिव बना सकते हैं। देन उसके बाद आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस आर्टिकल में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके एक स्टेटमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में जो हमारे मिनिस्टर जल शक्ति है उनके बारे में भी जो है वो उन्होंने भी कुछ कहा है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई ये आर्टिकल जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ईजी है ये एडिटोरियल, कोई भी टफ नहीं है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो एडिटोरियल की जो थीम रहती है वो रहती है कि कम्युनिटीज़ का जो रोल रहता है वाटर कंजर्वेशन में, तो वाटर कंजर्वेशन में कम्युनिटीज़ का क्या रोल रहता है उसके रिगार्डिंग है ये। और वर्ल्ड वाटर डे को जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि वाटर कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और किस तरह से किया जा सकता है कलेक्टिव एक्शन के थ्रू। तो देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहा है कि सब साथ चलो तब वाटर को कंजर्व हम कर पाएंगे, ठीक है, सब साथ में मिलकर जो है वो सबको अप्रोच करनी चाहिए, उसके बाद ही जो है वो वाटर कंजर्वेशन को जो है वो हम जो है वो मतलब वाटर कंजर्वेशन की तरफ हम फोकस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है, 2025 कैंपेन जब लॉन्च किया, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो हाईलाइट किया गया है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति का यहाँ पे रोल रहता है इस कैंपेन के लिए। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम जो कंसेप्ट आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, तो हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं, और वाटर एक बेसिक नीड है सभी की। लेकिन यहाँ पर ना इस एडिटोरियल में कुछ इश्यूज़ बताए गए हैं कि ये इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि जो रूरल वाटर पॉलिसीज़ है, जब हम बात करते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो पॉलिसीज़ ना को क्या करना चाहिए, जो इश्यूज़ है उनके रिगार्डिंग की पॉलिसीज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इंडिजीनियस एंड लोकल लैंग्वेज को भी। कंसर्न था कि इंडिजिनियस लोगों को कैसे कनेक्ट करे, तो इसमें बताया गया है कि जो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस है उनको और जो नॉलेज है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए पॉलिसीज़ में, जब पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो उन सभी को फोकस करना चाहिए। प्लस साथ में वल्नरेबिलिटी ऑफ द मार्जिनलाइज ग्रुप को चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि सोशली और इकोनॉमिकली जो एडवांस ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, जो एनवायरनमेंट की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उससे सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट कोई हो रहा है तो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है, या अगर जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड ग्रुप है वो जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एजेंसी जो है जो वाटर मैनेजमेंट है, ठीक है, जो पॉलिसीज़ होगी वो उनको रिकॉग्नाइज ज़रूर करे। तो एक तरह से सुजेशन भी रह रहे हैं यहाँ पर और कंसर्न भी साथ में बताए जा रहे हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, अगर हम बात करें कि करंट वाटर गवर्नेंस जो ठीक गवर्नेंस इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट पॉलिसी अथॉरिटीज़ लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज, ठीक है, जो अभी करंट सिस्टम है वो अलग अलग जोन्स में डिवाइड है। तो उससे क्या है कि जो वाटर एफिशिएंसीज है वो इन वाटर कंजर्वेशन में इनएफिशिएंसीज देखी जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका फ्रेगमेंटेशन है ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो हमें इसके लिए फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि प्रॉपर जो है वो हमें इंटीग्रेटेड वे में जो है वो वाटर को कंजर्व कर पाएँ। प्लस साथ में यहाँ पर मोर देन ह्यूमन परस्पेक्टिव, मतलब वाटर पॉलिसीज मस्ट कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है, नॉट जस्ट ह्यूमन नीड। अभी हमारी जो पॉलिसीज़ वाटर कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिटी एंगेजमेंट तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें पानी मिलना चाहिए, लेकिन हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो इकोसिस्टम की तरफ ज़्यादा रहना चाहिए कि हम अगर इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो वाटर भी जो है वो वाटर कंजर्वेशन भी जो है वो होगा। प्लस क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन पर हमें फोकस करना चाहिए, जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और इससे क्या है कि जो वाटर गैप है वो और वाइडन हो रहे हैं। तो वाटर पॉलिसीज़ जो है वो क्लाइमेट रिसाइलेंट होनी चाहिए, ठीक है, क्लाइमेट रिसाइलेंट सिस्टम और एक तरह से जो हमारे पास एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें एक पॉइंट पर और फोकस करना है कि जो पॉलिसीज़ है ना, पॉलिसीज शुड मूव बियॉन्ड फॉर्मलाइज्ड एंगेजमेंट, ठीक है, जो इंश्योर करना चाहिए उनको इफेक्टिव इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन डिसीजन मेकिंग वाइल कंसिडरिंग देयर लिमिटेशन। तो मतलब
फाइनली क्या रहता है कि जब भी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हमें लोकल लोगों की इंगेजमेंट कौन कौन से सेक्टर पर किस तरह से कर सकते हैं, तो हमें लोगों की जो इंगेजमेंट है, ठीक है, जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है उसको एक्टिव इंक्लूसिव बनाना है, स्पेशली डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में, ताकि इफेक्टिवली जो है वो भी रोल प्ले कर सके इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, आप इसकी समरी बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो न्यूज़ है दैट इज़ पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब की अगर हम बात करें तो ये नासा का मिशन था, ठीक है, और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो 22 मार्च 2025 को, ठीक है, पार्कर सोलर जो प्रोब है इसने अप्रोच किया है सन को मोर क्लोजली, और कितना क्लोज चला गया है, 6 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रहती है नासा की। और ये जो मिशन है अगर इसको हम बात करें तो इसको नासा ने लॉन्च किया था अगस्त 12 2018 में। कहाँ से? केप केप कार्नावेल फ्लोरिडा से, यानी कि फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था या ये डिज़ाइन किया गया था स्टडी करने के लिए सन की कोरोना को, सोलर विंड्स को और मैग्नेटिक फील्ड्स को, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड सन के अंदर है उसको स्टडी करने के लिए, प्लस साथ में जो स्पेस वेदर है और उसका इफेक्ट क्या रहता है अर्थ के ऊपर। तो सन की कोरोना, सोलर विंड, मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस वेदर और उसका इफेक्ट क्या रह रहा है अर्थ के ऊपर, इसको स्टडी करने के लिए जो है वो ये मिशन जो है वो नासा ने लॉन्च किया था। और ये जो मिशन है ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट पर वर्क कर रहा है और ये विनस की ग्रेविटी को जो है वो यूज़ कर रहा है, जो हमें याद रखना है, ठीक है। टू स्पायरल ग्रेजुअली क्लोज टू द सन, सन के अराउंड में स्पायरली घूमने के लिए जो विनस की ग्रेविटी को जो है वो ये यूज़ कर रहा है, ठीक है, याद रखना। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा। एक कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं कि नासा जो है, ठीक है, अगर हम बात करें नासा को बनाया गया है 1958 में, याद रखना, नासा एस्टेब्लिश्ड 1958। उसके बाद देखो यहाँ पर हम एक छोटा सा डिफरेंस डिस्कस करते हैं कि आदित्य L1 मिशन जो भारत का था, और हम बात करेंगे पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। तो नासा ने लॉन्च किया 2018 में और आदित्य L1 को ISRO ने लॉन्च किया 2023 में, और याद रखना ISRO एस्टेब्लिश्ड 1969। जो ये मिशन है ये इन सेतु स्टडी करेगा पार्कर सोलर प्रोब की अगर हम बात करें, लेकिन जो नासा का अगर हम बात करें आदित्य L1, तो ये जो है वो रिमोट ऑब्जर्वेशन को जो है वो नोट करेगा, यानी कि ये जो है वो प्लेस किया गया है L1 पॉइंट के ऊपर। क्लोजेस्ट अप्रोच अगर हम बात करें तो 6.1 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन, और अगर हम यहाँ की बात करें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ जो है वो, इतना मतलब जो आपका ये सोलर प्रोब है ये और जो है वो पास चला गया है सन के। देन उसका मेन ऑब्जेक्टिव सन की जो कोरोनल हीटिंग है, सोलर विंड्स और मैग्नेटिक फील्डिंग को स्टडी करेगा, और जो आदित्य L1 है ये सोलर फ्लेयर्स को जो है वो और मैग्नेटिक स्टॉर्म्स को जो है वो स्टडी करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और साइंटिफिक पेलोड्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7 जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स है इंक्लूडिंग कोरोनोग्राफ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रिगार्डिंग द पार्कर सोलर प्रोब। उसके बाद नेक्स्ट है भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत न्यूज़ में आ रही है भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कर्नाटका में है, ठीक है, और भद्रा रिवर के नाम पे जो है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पड़ा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बनाया गया है 1951 में, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है 1998 में। और प्रोजेक्ट टाइगर में अभी 58 जो है वो टोटल टाइगर रिजर्व हो गया, और 58 कौन सा बना है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये जो है वो फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जो कम्प्लीटली जो है वो कंप्लीट अ विलेज रिलोकेशन प्रोग्राम बाय 2002, यानी कि 2002 के बाद के अराउंड जो है वो इसने विलेज रीलोकेशन प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट किया। अगर हम बात करें बेसिक रिगार्डिंग दिस भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे किस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर मिलेगा साउदर्न मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट। देखो मॉइस्ट और मिक्स, बारिश भी हो रही है लेकिन मिक्स डेसिडियस यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें टीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस जो है वो यहाँ पे जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें ट्री है। भद्रा की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें जो है वो मैमल्स अगर हम बात करें तो मैमल्स में आपको जो है वो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फौना की अगर हम बात करें तो इसमें मैमल्स आपको मिलेंगे टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, या फिर बर्ड्स में अगर हम बात करें तो ग्रे जंगल फॉल, ठीक है, ये आजकल हिमाचल में काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, मालाबार ड्रैगन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल भी यहाँ पे मिलता है, और हॉर्नबिल कौन सी स्टेट का जो है वो स्टेट बर्ड है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रेप्टाइल्स में अगर हम बात करें तो किंग कोबरा, बटरफ्लाइज में अगर हम बात करें तो बोरोनेट, ठीक है, अदर भी जो है वो यहाँ पे मिलती है लाइक साउदर्न बर्ड विंग, ये सभी जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द डिजिटल गवर्नेंस या ई गवर्नेंस। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको डिज़ाइन किया गया है डिजिटाइज करने के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस को। कहाँ पर? जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनकी असेंबलीज में।
तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का जो मेन काम है, ठीक है, जितना भी जो हमारी लेजिस्लेटिव जो प्रोसीडिंग्स रहती है, प्रोसेस रहती है, उसको डिजिटाइज करने का यहाँ पर जो है वो इनका टारगेट है। ये एक एप्लीकेशन है, ये जो है वो एक न्यूट्रल डिवाइस है, ठीक है, जो कि मेंबर सेंट्रिक एप्लीकेशन को फॉलो करेगा, ठीक है, और मोबाइल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये ऐप अलाउ करेगी पार्लियामेंट्री मेंबर्स को, ठीक है, टू एक्सेस ऑल हाउस बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑन देयर फोन्स, टैबलेट, ठीक है, एंड एनेबल बेटर हैंडलिंग ऑफ लेजिस्लेटिव टास्क, यानी कि जितना काम का जो होता है वो असेंबलीज में होता है, तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास उनके फ़ोन में रहेगी इस ऐप के थ्रू, तो वो चेक कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये जो ऐप है इसको होस्ट अगर हम बात करें तो मेघराज नेशनल क्लाउड इंश्योर करेगा यहाँ पर, जो कि डिज़ास्टर प्रूफ है, रिलायबल है, ठीक है, फंक्शनिंग फॉर ऑल लेजिस्लेचर्स, ठीक है, इजीली जो है फंक्शन जो है वो फंक्शनेबल है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और हम इसको एज एन एग्जांपल भी अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया और सिंगापुर जॉइंटली डेवलप करेंगे ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर। ये अभी जो है वो एक, अगर हम बात करें, इंडिया और सिंगापुर ने जो है वो एक जो साइन किया है अ लेटर ऑफ इंटेंट, जिसमें कहा गया है कि ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर की तरफ फोकस किया जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें ये कहाँ पर हुआ है, ऑनगोइंग सिंगापुर मैरीटाइम वीक में जो है वो ये जो है वो लेटर जो है वो साइन किया गया, ठीक है। इवन अगर हम बात करें इंडिया और सिंगापुर जब इसके थ्रू क्या फोकस कर रहे हैं कि कोलैबोरेशन रखेंगे दोनों कंट्रीज़, ताकि एक तो जीरो और नेट जीरो के अराउंड जो है वो ग्रीन हाउस एमिशन हो टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग, प्लस साथ में एडेप्टेशन ऑफ डिजिटल सोल्यूशन, तो डिजिटल सोल्यूशन भी ढूंढेंगे, यानी कि हमारा जो फोकस रहेगा वो कम से कम एमिशंस की तरफ रहेगा और डिजिटल सोल्यूशन ढूंढने की बात करेंगे। इवन इंडिया और नीदरलैंड ये कहा जा रहा है कि ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि इंडिया और नीदरलैंड ऑल्सो डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ यूटिलाइजिंग डच ग्लोबल एक्सपर्टाइज इन एनेबल कार्गो मूवमेंट, ठीक है, सॉरी, एक्सपर्टाइज टू एनेबल कार्गो मूवमेंट इन लो ड्राफ्ट विलेजेस ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड बराक। तो ये भी एक तरह से जो है वो साथ में जो है वो न्यूज़ रहती है, इसके साथ लिंक करती है, जो क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं शिपिंग की तो यहाँ पर कार्गो मूवमेंट जो है शिपिंग के साथ लिंक कर जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है बालपन की कविता इनिशिएटिव। बालपन की कविता इनिशिएटिव, जैसे कि अगर हम बात करें जो पोएम्स हम बचपन में, आज के टाइम पे तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो पुराने टाइम की कितनी अच्छी पोएम्स होती थी, ठीक है, तो उनको रिस्टोर करने की यहाँ पे बात की जा रही है, ताकि जो है वो दोबारा से जो है वो जितनी भी हमारी पोएम्स है, ठीक है, यंग चिल्ड्रंस के लिए उनको वापस लेकर आएँ। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। तो हम एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं कि क्योंकि देखो जो हमारे बालपन की जो कविताएं हैं, कविता हैं, पोएम है, ठीक है, वो एक तरह से कल्चर का पार्ट है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे हमारी जो पोएम्स रहती है, ठीक है, स्टोरीज रहती है, वो डिजिटाइज हो गई है, ठीक है, वो एक तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है। लेकिन जो हमारे लाइक अगर हम बात करते हैं आज से 10 साल 20 साल पहले की, तो उसमें जो पोएम्स थी वो हमारी कल्चर, हमारी सोसाइटी या फिर हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उनके साथ लिंक करती है। तो इसलिए जो है वो हमारे कल्चर ट्रेडिशन को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिस्टोर करने की बात जो है वो दोबारा से की जा रही है। देन उसके बाद इंडिया टू ओवरटेक जापान इन 2025, जर्मनी 2027, दैट्स द अचीवमेंट ऑफ इंडिया। ये किसने कहा है? आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो जापान को 2025 तक ओवरटेक कर लेगी और जर्मनी को 2027 तक, ठीक है, और वर्ल्ड की जो है वो फिर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी आफ्टर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना, ठीक है, ये कहा है। इवन वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, इसमें कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ द आईएमएफ आफ्टर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के बाद जो है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत जो है वो 7.8% जो है वो ग्रो करेगा। सॉरी, इसमें ये कहा गया है कि जैसे आपका ये वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था वर्ल्ड बैंक ने कि 7.8% ग्रो करना पड़ेगा अगर जो है वो भारत को जो है वो विकसित भारत का जो है वो टारगेट अचीव करना है 2047 तक का, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑलमोस्ट द रियल ग्रॉस जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि जीडीपी जो है वो $2.1 ट्रिलियन है, 2015 में थी, और अभी 2025 में कितनी पहुंच जाएगी, $4.3 ट्रिलियन इन 2025। तो ये हमारी एक अचीवमेंट है। और इसमें अगर हम बात करें जापान की, अगर हम बात करते हैं कि जापान की जो रियल जीडीपी है वो 4.4 ट्रिलियन है अभी, ठीक है, 2015 में, और 4.4 ट्रिलियन ही 2025 में रहेगी। स्लो थोड़ा ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम जो है वो शो कर रहे हैं, लेकिन भारत डबल पेस से जो है वो ग्रो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला, इनको ऑनर किया गया है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड से, ठीक है। और विनोद कुमार शुक्ला जो है वो अगर हम बात करें तो ये
फर्स्ट राइटर फ्रॉम द छत्तीसगढ़ है जिनको ये अवार्ड मिला है, तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो है वो ब्रिंगिंग प्राइड टू द स्टेट लिटरेरी हेरिटेज उनके लिए, ठीक है। और प्लस साथ में याद रखना कि 88 ईयर ओल्ड है। जनीपीत अवार्ड की अगर हम बात करें तो 1961 में कंस्टिट्यूट किए गए थे, और पहली बार, ठीक है, मलयालम पोइट जी शंकरा कुरूप को जो है वो दिया गया था 1965 में। अवार्ड में अगर हम बात करें तो कैश प्राइज रहता है 11 लाख रुपए, प्लस साथ में एक ब्रोंज स्टेटस ऑफ सरस्वती भी रहता है, द हिंदू गॉडेस ऑफ द लर्निंग। सरस्वती माता जी की एक जो फोटो रहती है ब्रोंज में, जो इनको दी जाती है। देन उसके बाद अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो कैनरा बैंक ने अपॉइंट किया गया है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 3 साल के लिए, उनका नाम है SK मजूमदार, याद रखना SK मजूमदार को अपॉइंट किया है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन अतुल कुमार गोयल, इनको अपॉइंट किया गया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं संजय सिंह, इनको इलेक्ट किया गया है ब्यूरो मेंबर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जस्टिस हरीश टंडन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे? जस्टिस हरीश टंडन। और अपॉइंटमेंट कौन करता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी प्रेजेंटली ये सर्व कर रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के जज। देन उसके बाद अशोक सिंह ठाकुर, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 1 है वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अजय सेठ। वो हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस कलानिधि अवार्ड 2025। तो इसमें अगर हम बात करें तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन सी RK श्री राम कुमार। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन। तो ये ऑप्शंस आर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी केरला। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।